हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। साथियों, रफी साहब के कुछ ऐसे गाने हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, जैसे 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद गाना, 14वीं का चांद हो, 1964 में आई फिल्म दोस्ती का ये गीत, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, 1965 में आई फिल्म काजल, छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैंने प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी संगीत की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं या जो कमाए हैं, इनसे अछूते नहीं रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफ़ी साहब करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गए। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी साहब जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज़ रफ़ी को काफ़ी पसंद आई और रफ़ी उनकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इससे रफ़ी को स्थानीय ख्याति के अलावा और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आकाशवाणी आए थे। इसको सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया, भीड़ भी व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। इनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उन्होंने भी इनके गाने को सुना और काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने गाने के लिए न्योता दिया। मोहम्मद रफ़ी का प्रथम गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया था। सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। अगर इनके उपलब्धि की बात करें तो नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा, फिल्म अनमोल घड़ी 1946 से रफ़ी को प्रथम बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। इसके बाद शहीद मेला तथा दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए, जो बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से गाने को कहा। बैजू बावरा के गाने ने रफ़ी को मुख्य धारा गायक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार की जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना प्रारंभ किया। शंकर जयकिशन उस समय के राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गाने की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का प्रयोग किया, जहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव वर्मन, साथ ही उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को रफ़ी की आवाज़ बहुत रास आई और उन्होंने भी रफ़ी साहब से गवाना प्रारंभ किया। ओपी नैयर का एक नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में
रफ़ी आशा की जोड़ी का काफी प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती है। उनके निर्देशन में गाए गानों से रफ़ी को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। दिलीप कुमार, भरत भूषण तथा देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वाले कलाकारों की सूची बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज़ पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज़ रफ़ी की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली फिल्म से, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, कश्मीर की कली, दीवाना हुआ बादल, आशा भोसले के साथ कश्मीर की कली शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए लोकप्रिय गानों में शामिल है। धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का आग्रह करने लगे। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तो मानते ही नहीं थे कि कोई और गायक इनके लिए गाए। 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद तथा सचिन देव वर्मन ने रफ़ी से उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत गवाए। यह सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल 1960 में फिल्म 14वीं का चांद टाइटल सॉन्ग के लिए रफ़ी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद घराना 1961, काजल 1965, दो बदन 1966 तथा नीलकमल 1968 जैसी फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार नगमे दिए। 1961 में रफ़ी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए मिला। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपना आगाज ही रफ़ी के स्वर से किया और 1963 में फिल्म पारस मणि के लिए बहुत सुंदर गीत बनाए। इसमें सलामत रहो, वो जब याद आए लता मंगेशकर के साथ उल्लेखनीय है। 1965 में ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफ़ी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा फिल्म जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत परदेसियों से न अखियां मिलाना लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंच गया था। 1966 में फिल्म सूरज के गीत बाहरों फूल बरसाओ बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1960 के दशक में अपने करियर में शीर्ष पर पहुंचने के बाद दशक का अंत उनके लिए सुखद नहीं रहा। 1969 में शक्ति सामंत अपनी एक फिल्म आराधना का निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सचिन देव वर्मन को संगीतकार चुना। इसी साल सचिन देव वर्मन बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने पुत्र राहुल देव वर्मन, जिन्हें आज के युग में आर.डी. वर्मन कहा जाता है और पंचम दा के नाम से मशहूर हैं, पंचम दा से गाना रिकॉर्ड करवाने को कहा। उस समय रफ़ी हज के लिए गए थे। पंचम दा को अपने प्रिय गायक किशोर कुमार से गवाने का मौका मिला और उन्होंने रूप तेरा मस्ताना, साथ ही मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गाने किशोर दा की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया। ये दोनों गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए और इस गाने के अभिनेता राजेश खन्ना निर्देशकों तथा जनता के बीच अपार लोकप्रिय हुए। साथ ही गायक किशोर कुमार भी जनता तथा संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। इसके बाद रफ़ी के गायक जीवन का अवसान प्रारंभ हुआ। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे कि ये दुनिया ये महफिल, ये जो चिलमन है, तुम जो मिल गए हो। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें अपने जीवन का छठा तथा अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित, मुस्लिम व्यसनों से दूर रहने वाले तथा शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया।
उन्होंने बेगम विकलिस से शादी की और उनकी 7 संतान हुई, 4 बेटे और 3 बेटियां। मोहम्मद रफी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और दरिया दिल थे, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्म गीत उन्होंने बिना पैसे लिए बेहद कम पैसे लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाया था। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरियादिली का सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाना गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश गायकों तथा गायिकाओं को मिलना चाहिए। रफी साहब इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनकी फीस भुगतान कर दिया गया हो तो उनको और पैसों की लालच नहीं रखनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया। लता ने रफी के साथ सेट पर गाने से मना कर दिया और बरसों तक दोनों का कोई युगल गीत नहीं आया। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर ही दोनों ने साथ गाना चालू किया। रफी साहब का देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। 1970 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लिखा कि सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय लता मंगेशकर को प्राप्त है, जिन्होंने कुल 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। रफी ने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद के संस्करणों में गिनीज बुक ने दोनों गायकों के दावे के साथ साथ प्रदर्शित किए और मोहम्मद रफी को 1944 और 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय दिया। इसके बाद हुई खोज में विश्वास नेरुकर ने पाया कि लता ने वास्तव में 1989 तक केवल 5,044 गाने गाए थे। अन्य शोधकर्ताओं ने भी इस तथ्य को सही माना। इसके अतिरिक्त राजू भारतन ने पाया कि 1948 और 1987 के बीच केवल 35,000 हिंदी गाने रिकॉर्ड हुए। ऐसे में रफी साहब ने 28,000 गाने गाए। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्रोत अब भी इस संख्या को उद्धृत करते हैं। इस शोध के बाद 1992 में गिनीज बुक ने गायन का उपरोक्त रिकॉर्ड बुक से निकाल दिया। साथियों, रफी साहब के कुछ ऐसे गाने हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, जैसे 1960 में आई फिल्म 14वीं का चांद गाना, 1964 में आई फिल्म दोस्ती का ये गीत, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, 1965 में आई फिल्म काजल, छू लेने दो नाजुक होठों को, बहारों फूल बरसाओ, बाबुल की दुआएं लेती जा, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाती हो, पर्दा है पर्दा, क्या हुआ तेरा वादा, चलो रे डोली उठाओ कहार, बहारों फूल बरसाओ, आज मौसम बड़ा, मैं जट्टी अमला पगला दीवाना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और भी बहुत सारे गीत हैं। बाकी रफी साहब के कौन से गाने को आप गुनगुनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।